हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता देवी का परिवार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके 3 बेटे थे जो उसकी हर बात मानते थे, लेकिन ललिता देवी बहुत लालची मिजाज की औरत थी, जिसके चलते वो अपनी 3 ऐसी बहुएं लाना चाहती थी जो कि किसी बड़े और अमीर घर की हो, ताकि दान दहेज में उसका लालच पूरा हो जाए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते एक रोज उसके 3 बेटे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके घर आते हैं और उससे कहते हैं, माँ हमने शादी कर ली है। वाह मेरे सपूतों, ऐसे बता रहे हो जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। एक बात बताओ, कोई लाज शर्म है या नहीं? माँ देखो, हमने आपकी बात कभी नहीं टाली, जो आपने कहा वैसा किया, तो आप हमारी खुशी के लिए स्वीकार कर लो। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। भैया के भक्तों, मन तो कर रहा है अपना सर दीवार में मारूं। पता नहीं कैसी लड़कियों को मेरी बहू बना के लेके आ गए हो। माँ आपके बेटों की पसंद है, आपकी बहुएं घर के साथ साथ आपको सास होने का पूरा सम्मान देगी। चुप कर जाओ। जब तुम तीनों ने खुद मुझे माँ होने का सम्मान नहीं दिया, तो ये तीनों किस खेत की मूली हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या सोचा था और क्या हो गया? ललिता देवी परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है। अब 3 बेटों की शादी कर उनकी बहुएं आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद ही सही, ललिता 3 बहुओं से बोलने लगती है। एक रोज जब तीनों अपने अपने कामों में लगी थी, तभी ललिता खुद से कहती है, तीनों है तो बहुत शांत सी, कामकाज में भी ठीक है तीनों, पर जरा इनके मायके के बारे में पता करना पड़ेगा। अरे बहुओं सुनो तो सही। जी माँ जी। माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, तुम्हारे घर का पता। क्यों आप हमें अपने मायके वापस भिजवाना चाहती है? देखिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर हम तीनों मायके गई तो अपने गरीब माँ बाप को क्या कहेंगी? गरीब सुनते ही ललिता के कलेजे पर मानो छुरियां सी चल जाती है और वो गुस्सा करते हुए कहती है, तुम तीनों गरीब घर से हो? हाँ सासू माँ, लेकिन ये जानते हुए भी आपके बेटे ने हमें अपनाया। सच में उन जैसा जीवन साथी पाकर हमारे तो भाग ही खुल गए। हाँ, तुम जैसी 3 बहुएं पाकर मेरे तो भाग पर पत्थर ही पड़ गए। हाय दैया, इतनी लड़कियों को छोड़कर मेरे नालायक बेटों को तुम 3 गरीब ही मिलनी थी। माँ जी ये तो किस्मत की बात है ना, और वैसे भी हम गरीब अपनी मर्जी से तो है नहीं। चुप कर नास पीटी। एक बात बताओ, तुम्हारे गरीब माँ बापों ने तुम्हें ऐसे ही भेज दिया? कोई दान दहेज तोहफा? अरे नहीं, कुछ शगुन के पैसे तो देकर भेजे होंगे ना। दिखाओ दिखाओ क्या लेकर आई हो अपने मायके से। तीनों अपनी सास के कहने पर अपने कमरों में जाकर अपने मायके की आखिरी निशानी हाथों में लिए हॉल में आती है। तभी निशा हाथ में सोने का एक कंगन दिखाते हुए कहती है, ये सोने का बहुत पुराना कंगन है माँ जी, माँ ने विदाई के समय मुझे दिया था। बस एक कंगन? अरे इसमें तो वजन ही नहीं है। ऐसे ही वो अपनी गरीब बहुओं से उनके मायकों से मिली चीजों की बुराई करती, लेकिन लालच में उनके पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे उन्हें वो अपने पास ही रख लेती है, ये कहकर कि वो इन्हें सुरक्षित रखेगी। बहुएं भी इस बारे में ज्यादा ना सोचकर उसे गहने दे देती है। समय बीतता है। एक रोज उसकी बड़ी बहू निशा उसके पास आकर कहती है, माँ जी सारा काम हम तीनों ने मिलकर खत्म कर लिया है। मैं कह रही थी कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मैं सोच रही थी कि उनसे मिलाऊं। हाँ जा जाना, तेरा मायका है। माँ जी मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊंगी? अच्छा जी, शादी करके जैसे मुंह उठा के आई थी ना, वैसे ही मुंह उठा के चली जा। माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, कम से कम मुझे इस तरह से ताने देना बंद कर दीजिए। वैसे ये सही मौका है इस गरीब के मायके से कुछ पाने का। अरे ठीक है, पर्स में कुछ पैसे होंगे ना, ले जा। लेकिन सुन, इस बार मायके जा रही है ना, तो खाली हाथ मत लौट के आजियो, कुछ लेके आइयो। मैं जो कह रही हूँ समझ रही है ना? जी माँ जी। हाँ तो बस अपने बहू होने का फर्ज निभा और ससुराल की खुशियों का ध्यान रख। जाब। निशा उदास मन से कमरे में तैयार होने जाने की जगह किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी दोनों देवरानियां भी थी। अपनी जेठानी को यूं उदास देखकर दोनों उससे पूछती हैं, माँ जी ने मना कर दिया क्या? सीधे सीधे तो नहीं किया, लेकिन मायके से खाली हाथ मत लौटियो ये कहकर अपना इरादा जरूर बता दिया। मुझे तो समझ नहीं आता, माँ जी के पास घर है, घर में सारी सुख सुविधा है, फिर भी उन्हें कितना लालच है चीजों का। जबकि वो जानती है हम तीनों गरीब घर से आई हैं, हमारे मायके वालों ने जैसे तैसे हमारी शादी की है। यही सोचकर तो मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके वालों से कुछ नहीं मांगना चाहती। भूल जाओ इन बातों को, क्या पता वक्त के साथ माँ जी और उनका लालच भी खत्म हो जाए। निशा मायके ना जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपने गरीब मायके वालों को दुखी नहीं देख सकती थी।
तीनों गरीब बहुएं अपनी लालची सास के ताने सुना करती, लेकिन कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती। एक रोज जब मानवी पौधों को पानी देने बाहर जा रही थी, तभी वो देखती है कि हाथ में कुछ सामान लिए उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है। अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी ललिता भी वहाँ आ जाती है। माँ, तुम यहाँ अचानक, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मेरी बच्ची, तुझे देखने का बहुत मन था तो दामाद जी से फोन पे बात करके यहाँ आ गई। ओहो, तुम हो मेरी गरीब समधन। नमस्ते समधन जी, ये मैं कुछ फल और मिठाइयाँ लाई हूँ। बस बेटी के ससुराल आई है और ये 2-4 फल मिठाई लेके आई है। गरीब से गरीब भी अपनी बेटी के ससुराल जाता है ना, तो उन घर के लोगों के लिए कपड़े तो ले ही जाता है, लेकिन तुम जैसे गरीबों से मैं क्या उम्मीद करूं? सासू माँ, मेरी माँ से जो बन पड़ सकता था उन्होंने किया, लेकिन आपके पास किस चीज की कमी है? हाँ, कमी नहीं है, तभी तो तुम 3 गरीब बहुएं यहाँ पल रही हो। समधन जी माफ कीजिए, आप सही कह रही हैं, मुझे ही सोचना चाहिए था। मानवी बेटा, मैं कल फिर आती हूँ। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो घर के सभी सदस्यों के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़कर साड़ियाँ और कुर्ता पजामा लेकर आती है। उन कपड़ों को देखकर भी ललिता देवी नाक सिकोड़ती है, लेकिन रचना के जाते ही सभी तोहफों को समेटते हुए कहती है, बताओ, मांगकर मिला भी तो क्या मिला? खैर, ये किसी को देने के काम ही आ जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसी सस्ती साड़ी तो पहनूंगी नहीं। इतना कहकर वो सारा सामान अपने रूम में ले जाती है। तीनों बहुएं अपनी सास का ये लालची व्यवहार देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उनके पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ शादी कर चुके थे। ललिता देवी अपनी बहुओं से कभी प्यार से बात तक नहीं करती थी, साथ ही हमेशा उन्हें ताने भी दिया करती। बुढ़ापे के चलते अचानक ललिता देवी बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसके चलते हुए उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में उसकी समधन रचना उससे मिलने आती है, तो उसकी हालत देखकर कहती है, मानवी बेटा और तुम दोनों अपनी सास का ध्यान रखना, और समधन जी, मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगी। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, सासू माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम तीनों भी माँ जी की ये हालत देख के बहुत डर गए थे, क्योंकि अभी हमारे पति भी काम के चलते शहर से बाहर हैं। लेकिन फिर हमने सोचा ऐसे समय में हम हिम्मत नहीं हार सकते। बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी माँ जी को खोना नहीं चाहते। उनकी बातें बेड पर पड़ी ललिता देवी सुन लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती है कि जिन गरीब बहुओं को उसने हमेशा ताने दिए, लालच में उन्हें उनके मायके वालों की आखिरी निशानी तक ले ली, वही गरीब बहुएं अपनी लालची सास के बीमार होने पर उसकी सेवा कर रही है। समय बीतता है, डॉक्टर की दवाइयों और बहुओं की सेवा के चलते ललिता देवी ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो लालच छोड़ अपनी तीनों बहुओं को उनके मायके की निशानियां वापस करती है। साथ ही अब लालच ना करके अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला करती है। इशिका सुबह सुबह सभी को सांबर इडली का नाश्ता बनाकर परोसती है, जिसका स्वाद चखकर उसका पति रमन और सास मनोरमा बोलते हैं, अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया सांबर बनाया है। सच में इशिका, मजा आ गया। सच में आप दोनों को पसंद आया। आज पहली बार बनाया है मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों को पसंद आया। पसंद क्यों नहीं आएगा, बढ़िया बना है एकदम, तू भी चख के देख। इतना कहकर मनोरमा अपने हाथों से इशिका को इडली सांबर खिलाती है, जिसे खाकर इशिका बोलती है, वाह, सच में मेरे हाथों ने तो जादू कर दिया। क्या कमाल का सांबर बनाया है मैंने। मैं भी बैठ के गरम गरम खा लेती हूँ पहले। इशिका झट से अपनी सास और पति के साथ बैठकर टेबल पर नाश्ता करने लगती है। इशिका झटपट से 2-3 कटोरी सांभर पी जाती है, जिसे देखकर उसकी सास मनोरमा कहती है, अरे अरे बहू, आराम से, एक साथ इतना सांबर पिएगी तो तेरा पेट खराब हो जाएगा। माँ जी क्या करूँ, मुझे इसका स्वाद इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि बस करूँ। दिल कर रहा है बस सांबर पीती जाऊँ। बहू, भले ही सांबर स्वाद है, पर पेट तो तेरा अपना ही है ना, उसका भी ख्याल रखना है। अपनी सास की बात सुनकर इशिका सांभर की कटोरी खाली करके उसे साइड में रख देती है और घर के बाकी काम काजों में लग जाती है।
पर इशिका की जुबान पर सांभर का चस्का चढ़ चुका था, जिसके बाद इशिका हर रोज अपने लिए सांभर बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन इशिका टीवी देखते देखते सांभर खा रही होती है। सांभर खा रही होती है। मनोरमा आकर कहती है, मनोरमा आकर कहती है, सांभर खा रही है, तू आज सांभर खाना अच्छा नहीं है, ना सांभर खाना अच्छा इसे नहीं खाने है। से भला क्या ही नुकसान होगा? खाने से भला क्या ही नुकसान होगा? मिर्च मसाला है, इसमें कौन सा मिर्च मसाला है? ना हो, मिर्च मसाला चाहे हो या ना हो, ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है माँ जी, अब नहीं खाऊंगी। ओके ठीक है, देखती हूँ मैं, अब से मेरी नजर तुझ पर ही रहेगी। ओके माँ जी। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार इशिका सांभर खाना छोड़ देती है, पर उसकी जुबान से सांभर का स्वाद उतर ही नहीं पाता, जिसके चलते उसे बाकी के खाने की सभी चीजें फीकी, तीखी और बेस्वाद लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन इशिका अपने फोन पर खाने की डिशेस देख रही होती है, तभी उसकी नजर बने बनाए इडली सांभर पर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, अरे वाह, क्या बात है! बना बनाया इडली सांभर। गरम पानी डालो, माइक्रोवेव में रखो और बस हो गया काम। मुझे भी यही खाना है, अभी खाना है। जल्दी से ऑर्डर करती हूँ, खा पीकर डस्टबिन में कूड़ा डाल दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय! इतना कहकर इशिका जल्दी से ऑनलाइन बना बनाया इडली सांभर ऑर्डर करके मंगवा लेती है। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय उसका पार्सल देकर चला जाता है। इशिका जल्दी से पार्सल खोलती है और खुद से बोलती है, चल चल इशिका, जल्दी से बना ले अपना इडली सांभर और मजे ले लेकर खा। पैकिंग तो बड़ी मस्त है इसकी, जल्दी से बना लेती हूँ। इशिका जल्दी से गर्म पानी करती है और सांभर पाउडर उसमें मिला देती है और पैकेट में से इडली निकालकर सांभर में डालकर माइक्रोवेव में रख देती है और कुछ ही देर में इशिका का रेडीमेड इडली सांभर बनकर तैयार हो जाता है। इशिका उसे माइक्रोवेव से निकालकर कमरे में ले जाती है और रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो सांभर इडली खाती है और खुद से बोलती है, वाह वाह, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है, और इसका प्राइस भी कितना रीजनेबल है। जब दिल करेगा तब मंगवा लिया करूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मजा ही मजा है। हाय मेरी अच्छी किस्मत। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। इशिका आए दिन रेडीमेड इडली सांभर मंगवा कर खाने लगती है। एक सुबह जब कूड़े वाला घर का कूड़ा लेने के लिए घर आता है, तभी मनोरमा उसे कूड़े की पन्नी देने के लिए जैसे ही डस्टबिन से पन्नी निकालने लगती है, तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़े खाली रेडीमेड सांभर के बॉक्स पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से से तिल मिला जाती है और इशिका को आवाज लगाती है। इशिका मनोरमा की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा? कूड़े वाले ने ज्यादा पैसे मांग लिए क्या? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके क्यों देख रही है आप? बहू, ये कूड़े के डब्बे में क्या है देख। क्या मजाक है माँ जी, कूड़े के डब्बे में कूड़ा ही होगा, सोना थोड़ी निकलेगा, अंबानी थोड़ी ना है हम। बकवास बनकर अपनी। इस कूड़े की पन्नी में इतने सारे सांभर के रेडीमेड पैकेट कहाँ से आए? तूने मंगवा कर खाए हैं ना? माँ जी पहले कूड़े वाले को कूड़ा दे दो, फिर इस बात पर चर्चा करते हैं। इतना कहकर इशिका अपनी सास के हाथों से कूड़े की पन्नी ले लेती है और कूड़े वाले को दे देती है, जिसके बाद कूड़े वाला वहाँ से चला जाता है और तभी मनोरमा बोलती है, बहू सच सच बता मुझे कि ये सब क्या चल रहा है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी मैं क्या करूँ, आपने मुझे घर पर सांभर बनाने से मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सांभर ना खाऊं, पर मैं क्या करूं, मेरी जुबान से उसका स्वाद उतर ही नहीं रहा है। जिसके बाद मुझे पता चला कि रेडीमेड भी सांभर मिलता है, तो मैंने चुपके से मंगवा कर खाना शुरू कर दिया। अरे बहू तू पागल हो गई है क्या? सांभर का स्विमिंग पूल बनवाकर उसमें कूद जा, पी ले जितना सांभर पीना है। अरे क्या पता इतना रेडीमेड सांभर कैसे कैसे मसालों से बनता है, कब से पैक हुए होते हैं ये कब के नहीं, पर तुझे तो बस खाने से मतलब है। माँ जी क्या करूँ, आप ही बता दो ना।
आप मुझे सांबर बनाने नहीं दे रही हो, बाहर से लाने भी नहीं दे रही हो, और मेरा मन और मेरी भूख बिना सांबर खाए शांत नहीं हो रही है। करूँ तो क्या करूँ? बहू, तू तो बच्चों की तरह जिद कर रही है। तो क्या करूँ माँ जी? बिना सांबर खाए मेरा पेट नहीं भरता। इतना कहकर इशिका उदास सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए खुद से बोलती है, दुनिया भर की बहुएं अपनी सास से महंगी साड़ियाँ, गहने, कपड़े ये सब मांगती है, बहस करती है, और मैं तो बस खाने के लिए सांबर मांग रही हूँ। मेरी सास को वो भी गवारा नहीं है। ऐसे ही रोते रोते इशिका को शाम हो जाती है। अपनी बहू को इस तरह उदास और रोता देखकर मनोरमा को जरा भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो रसोई में जाती है और अपने हाथों से इशिका के लिए सांबर और डोसा बनाती है और गरम गरम सांबर डोसा थाल में परोसकर इशिका के पास उसके कमरे में लाकर बोलती है, बहू देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना, ले जाओ जो भी लेकर आई हैं आप। इशिका, एक बार देख तो सही, बड़े प्यार से बनाया है मैंने तेरे लिए, बस एक बार। मनोरमा की बात सुन जैसे ही इशिका थाली में रखा सांबर डोसा देखती है तो उसके उदास चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से सांबर डोसा खाने लगती है और बोलती है, माँ जी, आपको पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बस सांबर खाने का ही मन कर रहा था। थैंक यू माँ जी, आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए सांबर बनाया। बहू, पर मैं रोज रोज नहीं बनाऊंगी, ना ही तू रोज रोज खाएगी। मतलब माँ जी, ये खुशी बस पल दो पल की थी? नहीं बहू, ये खुशी हमेशा के लिए है, बस रोज रोज के लिए नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। यही कि हफ्ते में एक दिन तू तीनों टाइम सांबर बनाकर खा सकती है, पर बाकी दिन तुझे दूसरा खाना खाना होगा ताकि तेरा स्वाद भी पूरा हो जाए और एक जैसा खाना खा कर तेरी सेहत भी खराब ना हो। वाओ, ये तो मस्त आइडिया है, मेरी साइड से ओके है। इतना कहकर इशिका मनोरमा के गले लग जाती है। अब इशिका हर संडे कभी सांबर डोसा, कभी इडली डोसा, तो कभी सांबर वड़ा, तो कभी सांबर उत्तपम बना बनाकर खाया करती, साथ ही सभी को खिलाया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।